बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस आयशा नवाज़। हम जमात दोम की उर्दू पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 7 जिसका उन्वान है हमदर्दी। हमने इसका आगाज़ किया था। हम इसको पहले 2 हिस्सों में पढ़ चुके हैं। आज हम सबक को तीसरे हिस्से में पढ़ेंगे। आज हमारे पास 3 हासिलात ताल्लुम है जिन पर आप काम करेंगे। सवाल समझकर उसका जवाब दे सकें, सादा नज़्म पारे और नस्र पारे में इम्तियाज़ करके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकें। तो बच्चों, सबक के आगाज़ से पहले हम इस्लामी नुक्ता नज़र देखते हैं जो कि हमारे सबक ही से मुतल्लिक होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नर्म होंगे। इसका क्या मतलब है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम होंगे, यानी कि बहुत ही नरम दिल, बहुत ही रहम दिल और हमदर्दी करने वाले लोग होंगे, वही जन्नत में जाएंगे। अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखें, किसी को दर्द में देखें और आप उसकी मदद करने पर कादिर हों और आप उसकी मदद ना करें तो अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जब भी किसी की मदद कर सकते हों, किसी को तकलीफ़ से निजात दिला सकते हों, तो आप ज़रूर उसकी मदद करें। ये रहम दिली और नरम दिली की निशानी है और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे ही लोग जन्नत में जाएंगे जो कि रहम दिल और नरम दिल होंगे। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ से पहले आपको दोहराई के लिए एक सरगर्मी दी गई है। इस पैरे को पढ़ें और हरूफ जार अलग करके लिखें। आपने पिछले सबक में हरूफ जार सीखे थे, आज हम उसकी दोहराई करेंगे। मैं आपके लिए ये इक़्तिबास पढ़ती हूँ और आप बताएंगे कि इसमें कौन कौन से हरूफ जार इस्तेमाल हुए हैं। सलमा बाजी कपड़े धो रही थी। नल से मुसलसल पानी बह रहा था। अब्बा गुजरे तो कहा, बेटा पानी ज़ाया हो रहा है, आप नल बंद करके कपड़ों पर साबुन लगा लें। हमारे मुल्क में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी की बूंद बूंद को भी तरस रहे हैं। सलमा बाजी ने फ़ौरन नल बंद कर दिया और बोली, जी अब्बा, कल मैंने आधा गिलास पानी पिया और आधा पानी ज़ाया करने की बजाय पौधों में डाल दिया। अब्बा बोले, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह आपको पौधे में पानी डालने का भी सवाब मिला और पानी ज़ाया होने से बचाने का भी। पानी और बिजली के इस्तेमाल में किफ़ायत शारी से हमारा मुल्क खुशहाल होगा। हम सब मिलकर पानी और बिजली ज़ाया होने से बचाएंगे और हर मामले में किफ़ायत शारी से काम लेंगे। तो बच्चों, आपने इक़्तिबास सुना, पढ़ा। अब आप इस पर गौर करें और देखें कि इसमें कौन कौन से हरूफ जार इस्तेमाल हुए हैं। वीडियो को रोकें और अपने मौलमीन को बताएं। जी तलबा, आपने सरगर्मी कर ली। आपने यकीनन बिल्कुल सही हरूफ जार पहचाने होंगे क्योंकि आप हरूफ जार की बारहा मश्क कर चुके हैं। कबल अज़ पढ़ाई में आपके पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। 5 चूहे, ये एक नज़्म है, तो हम देखते हैं कि नज़्म क्या होती है। 5 चूहे घर से निकले, करने चले शिकार। एक चूहा रह गया पीछे, बाकी रह गए 4। 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन। एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 3। तो आपने देखा कि इसमें एक रिदम है, एक आहंग है, एक लय है और आप देखते हैं कि इसके मिसरे छोटे छोटे हैं। अब हम यहाँ पर एक इक़्तिबास है, मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ और आप देखेंगे कि नज़्म में और नस्र में क्या फ़र्क है। हम इसको नज़्म क्यों कहते हैं और इसको नस्र क्यों कहते हैं। मैं आपके लिए इक़्तिबास पढ़ती हूँ, आप इसे तवज्जो से सुनिए। प्यारे बच्चों, पहाड़ों के दामन में वाक़े खूबसूरत वादी के एक गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रामीन था। उसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा ही शौक था।
یہ الگ بات تھی کہ وادی میں زیادہ تر موسم سرد رہتا اور رامین کو سردی سے بچنے کے لیے پیارے پیارے کپڑوں کے اوپر موٹی اونی جیکٹ پہننا پڑتی، جس سے دیکھنے والوں کو اس کے نئے کپڑوں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ رامین کو اس بات کا شدید احساس تھا، مگر وہ اس بارے میں کیا کر سکتی تھی؟ سردی کا موسم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ رامین نے عمدہ لباس پہنا اور اس پر اپنی نیلی جیکٹ چڑھائی، سر پر ٹوپی پہنی اور گھر سے باہر نکلی۔ وہ ٹہلتی ہوئی گھر کے فارم کی طرف نکل آئی جہاں پالتو مویشی رہتے تھے۔ فارم کے صحن میں مرغیاں دانے چگ رہی تھیں۔ ایک مرغی کی نظر جب رامین پر پڑی تو اس کے قریب چلی آئی۔ رامین نے جھک کر مرغی کو پچکارا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ ایک طویل اقتباس ہے جس کے جملے جو ہیں وہ لمبے ہیں اور ان میں ایسا ردیف یا قافیہ اور ایسی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی جو کہ ملتے جلتے الفاظ ہوں اور بار بار ہر جملے میں استعمال ہو رہے ہوں جیسا کہ نظم میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے نظم اور نثر کا یہ فرق ہے کہ نظم میں ایک خاص آہنگ ہوتا ہے، ایک خاص لے ہوتی ہے، نثر کے مصرعے سادہ اور سیدھے ہوتے ہیں۔ آج آپ نظم کے پہلے 4 اشعار کی پڑھائی کریں گے اور ان کا مفہوم سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ نظم سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس خاص الفاظ کیا دیے گئے ہیں۔ چگنے، پہلا لفظ ہے چگنے، دوسرا لفظ ہے آشیاں، آہو زاری، اس کے بعد ہے مشل، اس کے بعد ہے اندھیری۔ آپ جانتے ہیں چگنے کا مطلب ہے چگنا، یعنی پرندے جب دانہ دن کا چگتے ہیں، پرندے جو کھانا کھاتے ہیں اسے چگنا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانہ چگ کے کھاتے ہیں۔ آشیاں، آشیاں کہتے ہیں گھر کو۔ آہو زاری، آہو زاری ہوتی ہے فریاد۔ مشل، مشل بچوں موم بتی کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ موم بتی سے بڑی ہوتی ہے، اس میں آگ جلائی جاتی ہے تاکہ روشنی کی جا سکے۔ اندھیرے میں روشنی کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے مشل کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آپ کے پاس اندھیری، یعنی کہ اندھیری رات، جب رات کو بالکل اجالا ختم ہو جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، سورج چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اشعار ہیں۔ اشعار کو میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ بچوں یہ آپ کے پاس 4 اشعار ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، یعنی ایک بلبل ہے، ایک پرندہ ہے جو کہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے، رات ہو جانے کی وجہ سے اکیلا رہ گیا ہے۔ اس کے باقی دوست اور سب لوگ اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے گئے ہیں، لیکن وہ اڑنے چگنے میں اتنا مصروف رہا، اسے خبر نہ ہوئی کہ کس وقت رات ہو گئی، جلدی شام ہو گئی اور وہ اپنے گھونسلے تک پہنچ نہیں سکا، اور اب وہ تنہا ہے اور اداس ہے کہ اندھیرے میں میں اپنے گھر تک کیسے جاؤں گا۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا۔ بلبل جو ہے وہ اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہو گیا ہے، میں اپنے گھر تک اب کس طرح سے جاؤں گا، میں اکیلا رہ گیا ہوں اور ہر طرف اندھیرا بھی ہو گیا ہے۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، بلبل کی یہ فریاد سن کر
बुलबुल का ये रोना सुनकर, उसका दुख सुनकर पास ही एक जुगनू जो था उसी दरख्त के आसपास उड़ रहा था, उसने बुलबुल की ये फरियाद सुनी तो उसने बुलबुल से क्या कहा ये हम अपने कल के सबक में पढ़ेंगे। आज आपने इसके 4 अशआर पढ़े हैं, मैं आपके लिए दोबारा इन अशआर को पढ़ती हूँ, आप इनको तवज्जो से सुने और मेरे साथ साथ दोहराएं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियां तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहोजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। जी बच्चों शाबाश, आपने इन अशार को पढ़ा और इनका मतलब समझा, इनका मफहूम समझा। कल हम इसी को आगे जारी रखेंगे। अभी यहाँ पर आपके पास एक सवाल है, ठहरिए और बताइए, अगर कोई मुश्किल में हो तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि अगर कोई मुश्किल में हो तो हमें क्या करना चाहिए। अब आप इस वीडियो को रोकें और अपने मुअल्लिमीन को बताएं कि अगर कोई मुश्किल में होगा, आप किसी को मुश्किल में, तकलीफ में, परेशानी में देखेंगे तो आप क्या करेंगे। जी बच्चों, आपने इस सवाल का जवाब दिया। आप सभी यकीनन उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, आप सभी उसको परेशानी से निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी नेकी है। आपके पास इनफिरादी सरगर्मी है, देखते हैं कि आपने क्या करना है। तमाम तलबा बारी बारी नज़्म हमदर्दी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें। तो आपने इस नज़्म के जो पहले 4 अशार आज पढ़े हैं, बारी बारी इन अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। आप इस बात को यकीनी बनाएं कि हर लफ्ज़ को आप सही अदा करें, बिल्कुल ठीक अदा करें। अगर कोई लफ्ज़ अदा करने में आपको मुश्किल होती है तो आप उसे अपने मुअल्लिम से पूछें, अपनी मुअल्लिमा से पूछें और उसकी मश्क करें, उसको बार बार उसकी अदाई करें। अभी आप इस वीडियो को रोकें और ये सरगर्मी करें। जी बच्चों, आपने अशार पढ़े। इसके बाद आपके पास ग्रोही सरगर्मी है। बच्चों के किसी रसाले से कोई नज़्म पढ़कर जमात में सुनाएं। इसी के साथ एक और सरगर्मी आपने करनी है, बरकी मीडिया पर अल्लामा इकबाल की कोई और नज़्म सुने। यहाँ पर आपके पास 2 सरगर्मियाँ हैं। आपने बच्चों के किसी भी रिसाले से, बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रिसाले आते हैं, यकीनन आप भी पढ़ते होंगे, उनमें से कोई भी नज़्म जो है वो आपने मुंतखब करनी है और जमात में पढ़कर सुनानी है। इसी के साथ बरकी मीडिया पर अल्लामा इकबाल की नज़में हैं जिन्हें आपने सुनना है। आप उनको सुनेंगे, आप उनका तलफ़्फ़ुज़, उनकी लय और उसके आहंग पर तवज्जो देंगे और उससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आपको यकीनन इस सरगर्मी में बहुत मज़ा आएगा। मश्क में आपको कुछ सवालात दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास 2 सवालात हैं जिनके आपने ज़ुबानी जवाबात दे दे हैं। तलबा अपनी पसंद का कोई एक शेर जमात में सुनाएं। आप किसी नाबीना, ज़ईफ़, प्यासे या मरीज़ के काम कैसे आ सकते हैं। तो बच्चों, पहले तो आप अपनी पसंद का कोई भी एक शेर जमात में सुनाएंगे। अगर आपको पहले से कोई शेर याद है, आपके हाफिज़े में कोई शेर महफूज है, तो आप वो वाला शेर जमात में सुनाएं। और अगर आपको पहले से कोई शेर याद नहीं है तो आपने आज जो 4 अशार पढ़े हैं उनमें से जो शेर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, आप वो जमात में सुना सकते हैं। उसके साथ आप ये बताएंगे कि कोई अगर नाबीना हो या ज़ईफ़ हो, ज़ईफ़ कहते हैं बूढ़े शख्स को, या प्यासा हो या कोई मरीज़ हो, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। इसके बाद मश्क में आपके पास आगे सवाल है, आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। यहाँ पर आपको 3 सवालात दिए गए हैं। हमदर्दी सबक का ताल्लुक है नसर से, नज़्म से या दोनों से। आपने नज़्म और नसर का फ़र्क करना भी आज सीखा। तो आप बताएं कि हमदर्दी नज़्म है या नसर है या दोनों है। सबक सुनकर बुलबुल की आहोजारी में फ़ेल है। सुनकर, आहोजारी, बुलबुल। आप बताएंगे कि आपके पास ये 3 जो हैं
3 چیزیں دی گئی ہیں، آپ بتائیں گے کہ ان میں سے فعل کون سا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا سوال ہے، خوشی کا متضاد ہے مسرت، سکون یا غمی؟ مشق میں آپ کو تحریر کرنے کے لیے 2 سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ بلبل نے دن کیسے گزارا؟ دوسرا سوال ہے، بلبل کیوں اداس بیٹھا تھا؟ آپ نے آج 4 اشعار پڑھے تھے جس میں بلبل جو ہے وہ اپنی فریاد آپ کو بتا رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اس نے کیسے دن گزارا، کس مصروفیت میں اس کا دن گزرا، اور اب وہ کس بات سے پریشان ہے، کیوں اداس ہے۔ تو آپ نے ان دونوں سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ورک شیٹ ہے جس میں آپ کو 3 سوالات دیے گئے ہیں۔ آج پڑھائے گئے اشعار میں جو آپ کو شعر سب سے اچھا لگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے۔ آپ نے 4 اشعار پڑھے، ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ جو شعر پسند آیا وہ ایک شعر آپ یہاں پر لکھیں گے، اور وہ شعر آپ کو کیوں پسند آیا آپ یہ بھی لکھیں گے کہ اس شعر میں کون سی بات تھی جو آپ کو بہت اچھی لگی، آپ یہاں پر وہ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور سوال ہے، نظم کے اشعار میں آپ نے کیا پڑھا؟ یعنی ان 4 اشعار میں کیا پڑھا آپ نے، کیا بات تھی، بلبل آپ کو کیا بتا رہا تھا، آپ اپنے الفاظ میں اسے یہاں پر لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو گھر کے لیے ایک اور کام دیا گیا ہے، بانگ درا میں سے علامہ محمد اقبال، بانگ درا علامہ اقبال کی شاعری کی کتاب کا نام ہے۔ تو آپ نے بانگ درا میں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی چند مشہور نظموں میں سے 2 نظموں کے نام تحریر کرنے ہیں۔ بانگ درا میں علامہ اقبال کی ایسی نظمیں ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی، تو ان نظموں میں سے صرف 2 کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ تو بچوں یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج ہم نے اپنی نظم کا پہلا نصف پڑھا، اس کا مفہوم سمجھا، اس کی مشق حل کی۔ کل ہم اسی کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس کے باقی اشعار پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آخر جگنو جو بلبل کی آہوزاری سن رہا تھا اس سے کس طرح سے بلبل کی مدد کی ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، شکریہ۔